गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें अपने गेलुसेक लॉ देख लिया था। गेलुसेक लॉ के अंदर अपने क्या देखा था कि व्हेन गैसेस कंबाइन एट द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे ऑलवेज प्रेजेंट इन द सिंपल वॉल्यूम, या फिर आप बोल सकते हो देयर वॉल्यूम ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सिंपल रेशियो। कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशन जब भी गैसेस रिएक्शन करती हैं तो वो हमेशा क्या होती है, सिंपल रेशियो के अंदर प्रेजेंट होती है वॉल्यूम के हिसाब से। ये गेलुसेक ने बोला था। अवगाद्रो ने क्या बोला था कि अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन द डेफिनेट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। उसका नंबर कितना होता है, एन ही होता है। कि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं। यहाँ से इसने डेफिनेशन निकाली थी किसकी, एटम की। तो एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और ये एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। इसके लिए मैंने बोला था एग्जिस्ट कर सकता है देन द नोबेल गैसेस, और नहीं कर सकता तो बाकी नोबेल गैसेस को छोड़ करके कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। मॉलिक्यूल क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल था जो इंडिपेंडेंटली क्या होता है, एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर बोल सकते हो स्टेबल फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। उसको क्या बोलते हैं आप, मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसके बाद में आए थे डॉल्टन्स कॉन्सेप्ट। डॉल्टन कॉन्सेप्ट के हमने 4-5 पॉइंट देखे थे। एटम अनडिवाइडेबल यूनिट होती है, सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, डिफरेंट के डिफरेंट होते हैं। उसके बाद में अपन ये देखी थी कि जब एलिमेंट एक डेफिनेट रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं तब किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि एटम्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइम में ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही बनते हैं। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि रिएक्शंस जो होती हैं उनके अंदर एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, लाइक कॉम्बिनेशन है, लाइक रीअरेंजमेंट है, लाइक एडिशन रिएक्शन है, कोई सी भी हो। लिमिटेशंस के अंदर अपन ने ये देखा था कि मास है ना, सेम एलिमेंट का भी अलग अलग हो सकता है आइसोटोप बनने की वजह से, डिफरेंट एलिमेंट्स का भी सेम हो सकता है आइसोबार बनने की वजह से। और ये क्या होता है, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस को भी शो नहीं करता है, और जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की केमिस्ट्री होती है उसको डिफाइन नहीं करता है कि मॉलिक्यूल, ऐसे तो बोल दिया इसने कि डेफिनेट रेशियो के अंदर कंबाइन होने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, बट ये बॉन्डिंग को क्या नहीं करता है, उसकी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं करता है। इसलिए ये डॉल्टन्स थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। ये तो था बेटा अपना कल तक का रिव्यू, ठीक है। आज की क्लास के लिए अपन देखते हैं एटॉमिक मास। लाइटली वैसे देखा था अपन ने, पर फिर भी इसको क्लियरली देखो। एटॉमिक मास जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि केमिस्ट्री के अंदर हम जो पढ़ेंगे वहाँ यहाँ से अपन देखते हैं कि एटम को रीड करने वाले एटम की जो साइज़ होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का एक छोटा सा स्फीयर होता है, यानी कि पेंसिल की डॉट जितनी एरिया में टिकती है उतनी साइज़ का होता है। तो ये जो एटम है, इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को वेट करना इतना इजी नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं, एक्यूरेटली तो उसको मेज़र कर नहीं पाते एटॉमिक मास को, इसलिए उसको क्या करते हैं अपन, रिलेटिव मास मेथड से क्या करते हैं, उसको मेज़र करते हैं। रिलेटिव मास मेथड के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके उसको देखते हैं। तो उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जिस भी एटम को हम स्टैंडर्ड एटम ले रहे हैं उसका वेट कितना है। तो हाइड्रोजन एटम को लिया था पहले स्टैंडर्ड, तो हाइड्रोजन एटम का जो मास था वो पहले कितना लिया गया था, यूनिट लिया गया था। इसके बाद में अलग अलग एटम्स को इसके साथ कंपेयर किया गया कि कोई भी एटम हाइड्रोजन से कितना हैवी है या कितना लाइट है, वो क्या हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा। पर हाइड्रोजन के भी क्या होते हैं, आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं। कई कंडीशन में हाइड्रोजन वो मिला जिसमें उसका मास 1 था, कई वो थे जिसमें 2 था, कई वो थे जिसमें 3 था। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स दिस मेथड वाज ड्रॉप आउट। ओके। दूसरा था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर क्या लिया, O16 एटम, वो एटम जिसमें उसका मास कितना होता है 16, तो उसका कितना पार्ट लिया 1/6, तभी तो यूनिट मास आएगा। तो 1/6 पार्ट से कोई भी एटम कितना हैवियर है वो क्या होगा, उसका एटम का मास होगा, है ना। कि द कंपाउंड शुड बी कंपेनिंग हाउ मच हैवियर देन द 1/16 पार्ट ऑफ द O16 एटम, कि कोई भी एटम O16 एटम से कितना हैवियर है वही उसका क्या होता है, मास होता है। बट आइसोटॉप्स प्रेजेंट होने की वजह से ये भी क्या हो गया, ड्रॉप आउट हो गया। अब देखो जो मेन आता है वो अपना है कार्बन। आज भी यही मेथड चलता है, कार्बन एज द स्टैंडर्ड एटम लिया है। कार्बन एज द स्टैंडर्ड एटम के अंदर क्या आएगा, एटॉमिक मास, है ना, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। ये बात समझ आई, 1/12 क्यों लिया है, क्योंकि यूनिट मास लेना है, और यूनिट मास लेने के लिए उस कार्बन का वेट कितना है
12, तो डिवाइड भी कितने से कर दिए 12 से, इसका मतलब मास कितना आएगा 1। तो कार्बन 12 के 1/12 1/12वें हिस्से से कोई भी एटम कितना भारी है या कितना हल्का है वो उसका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास मेज़र करने के लिए जो भी एटम हमको मिला है सैंपल के तौर पे उसको रखेंगे और अपन उसको डिवाइड करेंगे किससे, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, यानी 1 से डिवाइड कर रहे हैं उसको। इसके बाद में मास जो होती है, मास इज़ मेजर्ड इन AMU, स्टैंडर्ड यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आजकल इसको U से भी डिनोट कर देते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, दोनों ही सेम है ना। आज की टर्म में उसको यूनिफाइड मास सिर्फ U लिख के भी छोड़ देते हैं, U का मतलब भी यूनिफाइड मास होता है। एक AMU का मतलब ये होता है कि एक एटम का मास है, ठीक है। 1/12 पार्ट है किसका, 12 ग्राम का। तो 1 ग्राम जो होगा उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6.02 × 10⁻³ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसको इससे डिवाइड कर दिया है, यानी 12 ग्राम को इससे डिवाइड किया, कितना आया 1 ग्राम। 1 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने बताए मैंने, Na से इसको फिर डिवाइड किया, इसका मतलब एक एटम का वेट आया है। तो इसको अगर जब आपने वेट किया है तो एक AMU की वैल्यू होती है 1.6605 × 10⁻⁻24 ग्राम होती है। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन को देखना चाहोगे तो हाइड्रोजन का मास इतना होता है, एक AMU से डिवाइड किया तो ये किसका आ गया, हाइड्रोजन का मास आ गया। या फिर देखो ये डिफाइन करने के तरीके होते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में मैं अगर आपको बोलना चाहूँ कि हमारा जो मास आता है वो किस में आता है, AMU के अंदर आता है। तो जब भी किसी एटम का मास निकालना चाहोगे तो आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो, एक एटम का मास लिख सकते हो। एक एटम का मास ही क्या होता है, उसका AMU में मास होता है, ठीक है ना। घुमाने फिराने वाली लैंग्वेज यही होती है। AMU का मतलब होता है एक एटम का। एक एटम का कैसे निकालते हैं, क्योंकि 1 ग्राम के अंदर Na एटम प्रेजेंट होते हैं, उसी Na से उसको डिवाइड किया तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 एटम। तो 1 एटम का मास ये। अब देखो एवरेज जो मास निकाल रहे हो, एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हो, वो किसके लिए आती है, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं आइसोटॉप्स के लिए। कैसे, मैंने एक प्रैक्टिकल किया, उसके अंदर हर बार ऑक्सीजन के साथ में कुछ रिएक्शन करवाई है जिसमें जैसे वाटर मॉलिक्यूल बना है। तो एक बार वाटर मॉलिक्यूल का जो मास आया है वो आया 18, दूसरी बार वाटर मॉलिक्यूल का मास आया है वो आया 20, अगली बार आया है 22। तो एक ही रिएक्शन के अंदर मुझे वाटर का अलग अलग वेट मिला। इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन तो मैंने स्टैंडर्ड लिया था, लेकिन वेरिएशन कहाँ आ गया, हाइड्रोजन में। पहली बार उसका आइसोटोप था 1H1, दूसरी बार उसका आइसोटोप क्या था 1H2, तीसरी बार उसका आइसोटोप क्या हो गया 1H3। तो मुझे क्या पता चलेगा कि अननोन अगर मैंने कोई भी कंपाउंड लिया तो उसकी आइसोटोपिक फॉर्म क्या है। इस वेरिएशन से बचने के लिए क्या काम में लिया है, एवरेज एटॉमिक मास काम में लिया है, ताकि उस एटम का कोई सा भी आइसोटोप प्रेजेंट हो तो हम उसी कॉमन मेथड से कर सकें। फॉर्मूला बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले एग्जांपल लेते हैं अपन इसका। देखो जैसे मान लो कि मेरे पास क्लोरीन 35, क्लोरीन का आइसोटोप जिसमें उसका मास 35 है, वो नेचर में 75% एबुडेंस है उसकी, ठीक है। क्लोरीन जिसका मास 37 है उसकी एबुडेंस है 25%, ठीक है। दोनों इस रेशियो में प्रेजेंट है, तो मुझे क्लोरीन का मास कितना लेना पड़े। तो मैंने क्या किया है, जो 35 है वो कितना परसेंट है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जो 37 वो कितना परसेंट है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज में निकालना चाह रही हूँ, 100 से इसको डिवाइड कर दिया मैंने। तो ये जो आया है मेरे पास आया 35.50। इसका मतलब है मुझे कोई सा भी आइसोटॉप मिले हमेशा ही मुझे मास कितना काम में लेना है 35.5। 35.5 अगर काम में लेती हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आइसोटॉप किस फॉर्म में और कितना प्रेजेंट है। तो इसको एवरेज मास को निकालने के लिए A इन परसेंट M प्लस B इन परसेंट ऑफ N डिवाइडेड बाई 100, इससे क्या आ जाएगा, एवरेज मास आ जाएगा। होप सो आपको ये समझ आई होगी बात। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है। मोलिकुलर मास क्या है, जैसा वर्ड है वैसा ही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस इज हैवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये तो लिखनी है आपको डेफिनेशन। समझने की बात क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, उस मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। लाइक C2H6 लिखा है, ध्यान रखें। आगे मैंने जो टॉपिक है उसमें पर्टिकुलर 1 से लेकर के 20 तक के हर एक एटम का मास दिया है, तो आपको इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको 2-3 बार रिपीट करें ताकि आपको मास याद हो जाएंगे। C2H6 कार्बन का मास होता है 12, एक का 12 तो 2 का 2 × 12 प्लस
हाइड्रोजन का 1, देन 6 का हो जाएगा 1 इंटू 6, ओवरऑल जोड़ दो कितना आ जाएगा 30। माइक्रोन लिख सकते हो, ग्राम लिख सकते हो, एच AMU लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करती है। ये वो यूनिफाइड मास भी हो सकता है, AMU भी हो सकता है, ग्राम में भी लिख सकते हो। तो एटॉमिक मास पे क्योंकि बाई यूनिट इनमें डिफरेंस है, बाकी वैसे वैल्यू के हिसाब से इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। C2H6। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ H2O, हाइड्रोजन का कितना है, एक का एक, तो 2 का 1 इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, देन टोटल मास कितना आ गया, सॉरी 18, ठीक है, कर पाएंगे शायद ही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल लिया अपन ने CO2, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 2 के लिए कितना लिया 32, ऐड कर दिया 44 आ गया। ये होता है ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज। तो कार्बन के लिए एक के लिए 12, तो 6 के लिए 6 इंटू 12, ऑक्सीजन के लिए 1 इंटू 12, सॉरी हाइड्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 6, टोटल हो गया 180 ग्राम, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका मोलिकुलर मास आ गया। इसके अलावा भी आप जैसे बुक में कई सारे एग्जांपल्स दे रखे, तो आप उसको देखने के लिए क्या कर सकते हो, उनके एग्जांपल्स आप सोल्व कर सकते हो, उनके आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन सबको सोल्व करने के लिए देखो बेटा, मैंने ये सारे मासेस लिखे हैं इनके आगे, मैं इनको बिल्कुल स्टॉप करके लिख देती हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं आए। जैसे हाइड्रोजन का 1 लेना है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 6 लेना है, बेरिलियम का 9 है, बोरोन का 10 ले लो, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, इसके अलावा ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 18 है, नियॉन का 20 है, सोडियम का 23 है, याद रखनी है बात आपको ये, ठीक है। मैग्नीशियम का 24 है, एल्यूमिनियम का कितना होता है 26, सिलिकॉन का 28 है, फास्फोरस का बेटा 31 लेना, ज़्यादा वेस्ट रहेगा, इसका 31 लोगे तो ज़्यादा वेस्ट है, ठीक है। सल्फर का 32 है, एक क्लोरीन का आपको याद रखना है 35.5 है, इसके अलावा आर्गन का 40 है, पोटेशियम का 39 है, इसके अलावा कैल्शियम का कितना है 40 है। तो इतने जो एलिमेंट्स आप याद रख लोगे तो आपके जितने भी मॉलिक्यूलर मासेस हैं उसको सॉल्व करने में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल्स अगर मैं अपनी तरफ से कितने भी नोट आउट करवाऊँ तो भी कोई वो नहीं होगा। आप खुद जैसे बुक के अंदर काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को उठा करके उसके एग्जांपल सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने में आ गया है, कंप्लीशन पे ही है, विद इन 1 या 2 लेक्चर के अंदर ये फिनिश होने वाला है। तो एग्जाम्पल्स जो टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखे हैं वो आपको खुद को सॉल्व करने होंगे इसके। अब देखो हमने क्या देख लिया इसमें, एटॉमिक मास देख लिया, एटॉमिक मास के अंदर रिलेटिव मेथड जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वाला देख लिया, एवरेज एटॉमिक मास देख लिया आइसोटॉप्स के लिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। मोलिकुलर मास किसके लिए कम में लेते हैं, मोलिकुलर मास कम में लेते हैं मोलिक्यूल के लिए, और उसके बाद में अपन एग्जांपल्स देखें, कुछ एग्जांपल सोल्व किए। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास क्या होती है, केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास। वैसे तो अपने आप में एक चैप्टर होता है, पर आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना दे रखा है अपन उतना ही लेवल लेंगे इसका। आज तक हमने चीज़ों को मेज़र करते टाइम यही देखा है कि अगर वो चीज़ लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है कोई भी आइटम, तो आपने उसको लीटर में, ml में इस तरीके से मेज़र कर लिया। अगर वो सॉलिड में होती है तब उसको ग्राम, किलोग्राम इस तरीके से मेज़र कर लेते हो। तो जब भी चीज़ों को कोई भी सब्सटेंस होता है उसका अमाउंट काउंट करने के लिए हमने ग्राम, किलोग्राम, वॉल्यूम इस तरीके से काम में लिए। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो बुक की लैंग्वेज होती है उसके अंदर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को अगर आप काम में लेना चाहते हो तो उसको डिफाइन करने का एक तरीका होता है, वो होती है मोल। इससे पहले भी फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर एक बार पहले आया है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑलवेज मेजर इन मोल डिनोटेड बाई स्मॉल एन, ठीक है ना। स्मॉल एन से इसको डिनोट किया था मोल कॉन्सेप्ट्स में। मोल कॉन्सेप्ट क्या होती है, ये बताती है कॉन्सेप्ट विच इज़ टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोल। कि कोई एक कॉन्सेप्ट जो ये बताती है कि जितना भी अमाउंट दे रखा है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट है। आई रिपीट माई वर्ड्स, ए कॉन्सेप्ट विच टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट, कि दिए हुए अमाउंट में कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, वो कॉन्सेप्ट क्या होती है, मोल कहलाती है।
मोल एक जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी। इसके अंदर देखो मोल कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन तो अपन ने देख लिया, कॉन्सेप्ट विच टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, इसके 2-3 फॉर्मूले कम में आते हैं। तो देखें, फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है मोल। मोल इक्वल होता है मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास का मतलब होता है मास गिवन मास है, और मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है कंपाउंड का फॉर्मूला जो होता है उससे अपन जब निकालते हैं, जैसे NaCl का निकालना है तो Na एटम का कितना आता है, Cl का कितना आता है, इस तरीके से। मोलर मास के अंदर देखो एग्जांपल देखूँ, जैसे मैंने आपको ये बोल दिया है कि 80 ग्राम क्या है, NaOH। 80 ग्राम NaOH है तो उसके मोल्स कितने होंगे, मैंने कितने मास की बात करी है, 80 ग्राम की। मोलर मास कितना आएगा, सोडियम के लिए कितना काम में लोगे, 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1। ये सब यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला, जैसे NaOH बोला है तो मैं तो डायरेक्टली बोल दूँगी कि इसका 40 होता है। तो आप लोगों को जो मोलर मास वाला अपने टॉपिक देखा है कि जो मोलिकुलर मास है उसके लिए कई सारे एग्जाम्पल सोल्व करने ताकि आपको ये निकालने में दिक्कत नहीं आए। तो मैंने डिवाइड कर दिया 40/80, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2 मोल्स हो गए। 80 ग्राम NaOH में हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 80 ग्राम NaOH, तो गिवन मास इज 80 ग्राम। मोलर मास आपको फॉर्मूले से पता चल गया, फॉर्मूले के हिसाब से इसको क्या कर दिया है, वैल्यू पुट कर दी है, देन आपका आंसर कितना है, 2 मोल्स आए, ठीक है। अब देखो सेकेंड जो फॉर्मूला होता है कि अगर आपसे इस तरीके से बात नहीं करे अगला कि इतने ग्राम में इतना इतना, नहीं, अगर वो गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करती है तो आपको गिवन वॉल्यूम होगा, ठीक है। उस वॉल्यूम को आप डिवाइड करोगे 22.4 लीटर से। 22.4 लीटर से डिवाइड करने का एक रीज़न होता है कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस होती हैं जो STP के ऊपर नॉर्मलाइज कंडीशन के अंदर यूज ली जाती है। तो किसी भी गैस का STP पर जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर होता है। तो गैस का जो गिवन वॉल्यूम होता है वो काम में लें और गिवन वॉल्यूम को के अंदर उसको डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर से, तो आपका किस में आ जाएगा, आंसर मोल में आएगा। थर्ड अगर आपसे बात करेगी कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना चाहिए, तो ये बोले कि जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, या फिर ये बात करें कि 5 मोल O2 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा लेवल नहीं खींचूंगी क्योंकि ये नीचे वाले दोनों फॉर्मूले आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। आपको ये फॉर्मूला बहुत फेयर एंड फाइन तरीके से याद रखना है और किस तरीके से इसको काम में लेना है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक फॉर्मूला डिराइव करके बताया। नीचे वाले भी आप दोनों रिलेशंस याद रखें क्योंकि याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप इसको याद तो रखें, नोट आउट भी करें, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने इसका स्टैंडर्ड ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं करी है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का जो है टॉपिक, उसके अंदर न्यूमेरिकल करने से पहले मैं फिर अगेन मैं टॉपिक को रिपीट कौन से को कर रही हूँ, मोलर मास को। किसी भी कंपाउंड का जब मोलर मास निकाल रहे हैं तो मोलर मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है उसका अगर इफ़ द मास ऑफ 1 मोल है ना ऑफ ए सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, कि कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर 1 मोल प्रेजेंट है तो उसको अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो वही क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास हो जाएगा। क्या बात कहना चाह रही हूँ, मैंने ये कहा है ये कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास ही उसका मास हो जाएगा कब, यानी कि किसी भी कंपाउंड का मोलर मास और मास, ठीक है, अगर दोनों सेम है, यानी जैसे मैंने 40 ग्राम की बात करी होती है और इसका वेट भी 40 है, दोनों का आंसर किस में आता है, 1 मोल में। तो अगर यही यूनिट ग्राम में रिप्रेजेंट कर दी जाए तो वो मोल ही क्या हो जाएगा उसका, ग्राम। तो यही बात है कि इफ़ द मास ऑफ, है ना, कि मेरे पास मोलर मास मेरे को फाइंड आउट करना है, इस मास को मैं यहाँ ले जाऊँ, मास के नीचे मोलर मास, ठीक है। या फिर मैं ये कह दूँ कि मोलर मास जो है उसको फाइंड आउट करना है, तो जो 1 मोल है, यानी कि 1 मोल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो 1 मोल को रिप्लेस कर दो, मोलर मास इधर जाएगा तो मास ही मोलर मास हो जाएगा कब, जब वो सब्सटेंस कितना मोल प्रेजेंट है, 1 मोल। तो यही बात कहना चाह रहा है कि 1 मोल को अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास प्रेजेंट हो जाएगा। अब देखो आज की क्लास के अंदर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन करें। गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेक्स्ट बुक से, अगर आप लोगों के पास है तो टेक्स्ट बुक से क्या करेंगे, इन टॉपिक को कंपैरेटिवली रीड करके देखेंगे
और इसके अंदर जो एग्जांपल्स देख रखे हैं वो सबसे ज़्यादा स्पेशली मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ कि ये जो वेट मैंने लिखे हैं, एटॉमिक वेट लिखे हैं या एटॉमिक मास जो मैंने लिखे हैं, इन मासेस को आपको लिखना तो है ही है। लिखने के साथ साथ पे आपको क्या करना है, इनको लर्न भी करना है ताकि आपको एग्जाम्पल सोल्व करते टाइम में कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि मैं तो जो भी कुछ लिखूँगी उसको डायरेक्टली लिख दूँगी कि ये इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, तो बार बार ये चीज़ बताने में नहीं आएगी कि किसका मास कितना क्यों लिया, कार्बन का 12 क्यों लिया, सोडियम का 23 क्यों लिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। होप सो आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आप इसको देखना चाहोगे तो बार बार आपको क्या मिल जाएगा, इनबॉक्स के अंदर ये अवेलेबल रहेगा। यू कैन सी मोर टाइम्स। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।